जब से तुम्हारी नई नौकरी लगी है तुम्हारा तो घर पर ध्यान ही नहीं है, जब देखो काम काम लगा कर रखा है, कभी तो समय निकाला करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और नेहा कहती है रणधीर कोई तुमसे मिलने आया है, जाकर देख लो। रणधीर और नेहा हैरान थे कि ऐसा हुआ कैसे। इस शख्स ने बताया 1 महीने में ₹20 लाख कमाने का बेहतरीन तरीका। रणधीर को घर जाने के लिए सिर्फ कुछ दिन की छुट्टी मिली थी। समय बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी नेहा व बेटे पार्थ के साथ कानपुर से बेंगलुरु तक की यात्रा हवाई जहाज से करने का फैसला किया। नेहा ने घर से निकलने से पहले ही साफ साफ कहा था, देखो मैं पूरे 2 साल के बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। भैया भाभी के घर से अलग होने के बाद वे दोनों बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ ज़्यादा समय रहना है। अगर आपने अपने घर पर 5 से 6 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए मुझ पर दबाव बनाया तो झगड़ा हो जाएगा अपने मम्मी पापा के अकेलेपन से। आज तुम इतनी दुखी और परेशान हो रही हो, पर शादी होते ही तुमने रात दिन कलह करके क्या मुझे घर से अलग होने को मजबूर नहीं किया था? जब तुमने कभी मेरे मनोभावों को समझने की कोशिश नहीं की तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों रखती हो? रणधीर उससे ऐसा सवाल पूछना चाहता था पर झगड़ा और कलह हो जाने के डर से चुप रहा। तुम जितने दिन जहां रहना चाहो वहां रहना, पर पार्थ अपने दादा दादी के साथ ज्यादा समय बिताएगा। वे तड़प रहे हैं अपने पोते के साथ हंसने खेलने के लिए। रणधीर ने रूखे से लहजे में अपनी बात कही और नेहा के साथ किसी तरह की बहस में उलझने से बचने के लिए टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगा था। रणधीर को अपनी सास अंजलि कभी अच्छी नहीं लगी थी। उनकी शक पर ही नेहा ने शादी के कुछ महीने बाद से किराए के मकान में जाने की जिद पकड़ ली थी। उसका दिल बहुत दुखा था, पर शादी के 2 महीने बाद ही नेहा ने उसे किराए के घर में रहने को मजबूर कर दिया था। वह करीब 7 साल तक किराए के मकान में रहा था। फिर नई कंपनी में नौकरी मिलने से वह 8 महीने पहले कोलकाता आ गया था। अब सप्ताह भर की छुट्टियां लेकर वह सपरिवार पहली बार बेंगलुरु जा रहा था। करीब 5 महीने पहले रणधीर का साला राजू अपनी पत्नी पिंकी और सास ससुर के बहकावे में आकर घर से अलग हो गया था। उसके ससुर ने उसे नया काम शुरू कराया था जिसमें उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। ससुराल में ज्यादा मन लगने से उसका ज्यादा समय वहीं गुजरता था। उसके अलग होने के फैसले को सुन नेहा बहुत तड़पी थी, खूब झगड़ी थी वह फोन पर अपने भैया भाभी के साथ, पर उन दोनों ने घर से अलग होने का फैसला नहीं बदला था। इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। दूसरे की राह में कांटे बोने वाले के अपने पैर कभी न कभी जरूर लहूलुहान होते हैं। रणधीर की इस कड़वी बात को सुनकर नेहा कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह नहीं बोली थी। रणधीर अपने माता पिता को कोलकाता में साथ रखना चाहता था, पर नेहा ने इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया। मां की कमर का दर्द और पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर अब हमने उन दोनों की उचित देखभाल नहीं की तो उन दोनों के लिए औलाद को पालने पोसने की इतनी झंझटें उठाने का फायदा ही क्या हुआ? नेहा के पास रणधीर के इस सवाल का कोई माकूल जवाब तो नहीं था, पर उसने अपने सास ससुर को साथ न रखने की अपनी जिद नहीं बदली थी। दोपहर की फ्लाइट पकड़कर वे सब 10 बजे के करीब अपने घर पहुंच गए। पूरे सफर के दौरान नेहा नाराजगी भरे अंदाज में खामोश रही थी। अपनी ससुराल के साथ नेहा की बहुत सारी खराब यादें जुड़ी हुई थीं। सास के कमरदर्द के कारण उसे पहुंचते ही रसोई में किसी नौकरानी की तरह मजबूरन घुसना पड़ेगा, ये बात भी उसे बहुत अखर रही थी। उसका मन अपने मम्मी पापा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचने को बहुत ज्यादा आतुर हो रहा था। घंटी बजाने पर दरवाजा रणधीर के पिता सुबोध जी ने खोला। उन सब पर नजर पड़ते ही वे फूल से खिल उठे। अपने बेटे को गले लगाने के बाद उन्होंने पार्थ को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। नेहा ने अपने ससुर जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद पाया। सुबोध जी तो पार्थ से ढेर सारी बातें करने के मूड में आ गए। अपने दादा से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार का उपहार पा पार्थ खुशी से फूला नहीं समा रहा था। नेहा और रणधीर घर में नजर आ रहे बदलाव को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जिस ड्राइंग रूम में हमेशा चीजें इधर उधर फैली दिखती थी, वहां हर चीज करीने से रखी हुई थी। धूल मिट्टी का निशान कहीं नहीं दिख रहा था। खिड़कियों पर नए पर्दे लगे हुए थे। पूरा कमरा साफ सुथरा और खिला खिला सा नजर आ रहा था। माँ घर में नहीं है क्या?
रणधीर ने अपने पिता से पूछा, वे डॉक्टर के यहाँ गई हुई हैं। प्यार से पार्थ का माथा चूमने के बाद सुबोधजी ने जवाब दिया, अकेली नहीं, उनकी एक सहेली साथ गई है। कौन? निर्मला मौसी। नहीं, उन्होंने एक नई सहेली बनाई है। दोनों लौटने वाली ही होंगी। तुम दोनों क्या पियोगे, चाय या कॉफी? अरे बाप रे! सुबोधजी ने अचानक माथे पर हाथ मारा और पार्थ को गोद से उतार झटके से सीधे खड़े हो गए। क्या हुआ? रणधीर ने चिंतित स्वर में पूछा। गैस पर भिंडी की सब्जी रखी हुई है। इस शैतान से बतियाने के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। वह झेपे से अंदाज में मुस्कुराए और फिर तेजी से रसोई की तरफ चल पड़े। पार्थ कार के साथ खेलने में मग्न हो गया। नेहा और रणधीर सुबोधजी के पास रसोई में आ गए। घर की साफ सफाई के लिए कोई नई कामवाली रखी है क्या पापा? साफ सुथरी रसोई को देख नेहा ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। कामवाली तो हमने लगा ही नहीं रखी है बहू। घर के सारे कामों में तुम्हारी सास का हाथ अब मैं बताता हूँ। तुम ये कह सकती हो कि उसने नया कामवाला रख लिया है। अपने मजाक पर सुबोधजी सबसे ज्यादा खुलकर हंसे। रणधीर ने एक भगोने पर ढकी तश्तरी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके गई हैं। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वे तो 3 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जियां खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए सुबोधजी ने उन दोनों को बताया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? रणधीर हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हें इलायची वाली चाय बना कर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। नेहा आगे बढ़ आई, अगली बार तुम बनाना। तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। सुबोधजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी। नेहा को अपनी पलकें नम होती प्रतीत हुई थी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो रणधीर दरवाजा खोलने के लिए चला गया। नेहा, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद रणधीर की ऊंची आवाज नेहा के कानों तक पहुंची तो वह भागती सी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? नेहा अपने पिता घनश्याम को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। पार्थ को गोद से उतारने के बाद घनश्याम ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। घनश्याम, रसमलाई का मजा खाने के बाद लिया जाएगा, अभी चाय बनकर तैयार है। सुबोधजी रसोई में से ही चिल्लाकर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज में जवाब देने के बाद घनश्याम ने हैरान नजर आ रहे अपने बेटी दामाद को बताया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता है। ये चमत्कार हुआ कैसे? इस सवाल को पूछने से रणधीर खुद को रोक नहीं सका। ये सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। रणधीर सस्पेंस बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए घनश्याम उसके सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 4 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने से अंजलि बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियां उतरते हुए उनका पैर फिसला और दाएं टखने में मोच आ गई। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात सुबोध और नीतू से हुई। नीतू की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही अंजलि का नीतू ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने अंजलि के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज अंजलि ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए सुबोधजी व नीतू उन दोनों को अपने घर ले आए थे। अंजलि का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया था। वहां कोई जख्म तो नहीं हुआ पर सिर को हिलाते ही उन्हें जोर से चक्कर आ रहे थे। इस स्थिति के चलते अंजलि को नीतू के घर में उस रात मजबूरन रुकना पड़ा। उनकी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए नीतू रात को अंजलि के साथ ही सोई थी। नींद आने से पहले बहुत दिनों से परेशान चल रही अंजलि के मन में कोई अवरोध टूटा और वह नीतू से लिपटकर खूब रोई थी।
जब नीतू ने अंजलि को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की तो भाव विभोर हो घनश्याम और सुबोध भी एक दूसरे के गले लग गए थे। अपने बेटे बहू के घर छोड़कर अलग हो जाने के बाद मुझे यह एहसास बहुत सता रहा है कि मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मैं उसे भड़का कर हमेशा ससुराल से अलग होने की राय देती रही। अब मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। बहन जी, आप मुझे आज माफ कर दोगी तो मेरे मन को कुछ शांति मिलेगी। पश्चाताप की आग में जल रही अंजलि ने जिस वक्त नीतू से आंसू बहाते हुए क्षमा मांगी थी, उस वक्त घनश्याम और सुबोध भी उस कमरे में ही उपस्थित थे। जब नीतू ने अंजलि को गले से लगाकर अतीत की सारी शिकायतों व गलत फहमियों को भुलाने की इच्छा जाहिर की तो भाव विभोर हो घनश्याम और सुबोध भी एक दूसरे के गले लग गए थे। नीतू और सुबोध ने अंजलि और घनश्याम को अपने घर से 2 दिन बाद ही विदा किया था। तुम ऐसा समझो कि अपनी बेटी की ससुराल में नहीं, बल्कि अपनी सहेली के घर में रह रही हो। तुमसे बातें करके मेरा मन बहुत हल्का हुआ है। मुझे न कमर का दर्द सता रहा है, न बहू बेटे के गलत व्यवहार से मिले जख्म पीड़ा दे रहे हैं। तुम कुछ ठीक होने के बाद ही अपने घर जाना। नीतू के अपनेपन से भरी ऐसी इच्छा ने अंजलि को बेटी की ससुराल में रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आने वाले दिनों में दोनों दंपतियों के बीच दोस्ती की जड़ें और ज्यादा मजबूत होती गई थीं। पहले एक दूसरे के प्रति नाराजगी, नफरत और शिकायतों में खर्च होने वाली ऊर्जा फिर आपसी प्रेम को बढ़ाती चली गई थी। माँ, आपके साथ क्यों नहीं आई हैं? नेहा के इस सवाल को सुन घनश्याम अतीत की यादों से झटके के साथ उबर आए थे। कुछ देर में वे आती ही होंगी। इसे फ्रिज में रखा। घनश्याम ने रसमलाई का डिब्बा नेहा को पकड़ा दिया। वे सब लोग जब कुछ देर बाद गर्मागर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे तब एक बार फिर घंटी की आवाज घर में गूंज गई। दरवाजा खुलने के बाद नेहा और रणधीर ने जो दृश्य देखा वह उनके लिए अकल्पनीय था। रणधीर की मां नीतू ने नेहा की मां अंजलि का सहारा लेकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। बहुत ज्यादा थकी सी नजर आने के बावजूद वे दोनों घर आए मेहमानों को देखकर खिल उठी थी। रणधीर ने तेजी से उठकर पहले दोनों के पैर छुए और फिर मां की बांह थाम ली। अंजलि के हाथ खाली हुए तो उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। नेहा उनसे अलग हुई तो पार्थ अपनी दादी की गोद से उतरकर भागता हुआ नानी की गोद में चढ़ गया। सबके लाड़ प्यार का केंद्र बन वह बेहद प्रसन्न और बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा था। इस बार 2 कप चाय में बना कर लाता हूँ। घनश्याम ने अपना कप उठाया और चाय का घुट भरने के बाद रसोई की तरफ चल पड़े। उनकी जगह चाय बनाने के लिए नेहा रसोई में जाना चाहती थी, पर नीतू ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बहू, तुम्हारे पापा के हाथ की बनी स्पेशल चाय पीने की मुझे तो लत पड़ गई है। बना लेने दो उन्हीं को चाय। नीतू के मुंह से निकले इन शब्दों ने नेहा और रणधीर के मनों की उलझन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उन चारों बुजुर्गों को कुछ देर बाद बच्चा बनकर पार्थ के साथ हंसते बोलते देख नेहा ने धीमी आवाज में रणधीर के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। कितने खुश हैं चारों। रणधीर भावुक हो उठा। इस सुखद बदलाव का कारण कुछ भी हो, पर यह दृश्य देखकर मेरे मन की चिंता गायब हो गई है। ये सब एक दूसरे का कितना मजबूत सहारा बन गए हैं, पर यह चमत्कार हुआ कैसे? अपनी मां के टखने में आई मोच वाली घटना से अनजान नेहा एक बार फिर आश्चर्य से भर उठी। इस बार नेहा की आवाज उसके पिता के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने तालियां बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर बड़े स्टाइल से गला साफ करने के बाद स्पीच देने को तैयार हो गए। हमारे रिश्तों में आए बदलाव को समझने के लिए, नेहा और रणधीर के दिलों में बनी उत्सुकता को शांत करने के लिए मैं उन दोनों से कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी अतीत की गलतियों को लेकर अगर कोई दिल से पश्चाताप करे तो उसके अंदर बदलाव अवश्य आता है। जब राजू अपनी पत्नी व बेटी को लेकर अलग हुआ तब अंजलि और मुझे समझ में आया कि हमने नेहा को किराए के मकान में जाने की सलाह देकर बहुत ज्यादा गलत काम किया था।
बढ़ती उम्र की बीमारियों के शिकार बने हम चारों मायूस व दुखी इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत सारा मैल जमा था। इस मैल को दूर कराने का मौका संयोग से हमें मिल गया। मनों का मैल मिटा तो वक्त ने ये सिखाया और दिखाया कि हम चारों एक दूसरे का मजबूत सहारा बन सकते हैं। आपस में अच्छे दोस्तों की तरह सहयोग शुरू करने के बाद आज हम सब अपने को ज़्यादा सुखी, खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं। बेटी अपने घर चली जाए और बेटा बहू किसी भी कारण से इस बड़ी उम्र में माता पिता को सहारा देने को, उनकी देखभाल करने को उपलब्ध न हो तो पड़ोसी, मित्र व रिश्तेदार ही उनके काम आते हैं। हम रिश्तेदार तो पहले ही थे, अब पड़ोसी व अच्छे मित्र भी बन गए हैं। भावुक नजर आ रहे घनश्याम ने आगे बढ़कर सुबोधा को उठाया और फिर दोनों दोस्त हाथ पकड़कर साथ साथ खड़े हो गए। पड़ोसी कैसे? रणधीर ने हैरानी से पूछा। तुम दोनों को सरप्राइज देने के लिए हमने ये खबर अभी तक छिपाए रखी थी कि इसके ठीक ऊपर वाले फ्लैट में हमने पिछले हफ्ते शिफ्ट कर लिया है, घनश्याम ने बताया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। रणधीर ने इस खबर की पुष्टि कराने को अपने पिता की तरफ देखा। ये बात सच है बेटे। पुराना फ्लैट बेचकर ऊपर वाला फ्लैट खरीदने का इनका फैसला समझदारी भरा है। पड़ोसी होने से हम एक दूसरे के सुख दुख में फौरन शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी उचित देखभाल न कर पाने के कारण अब तुम बच्चों को किसी तरह के अपराध बोध का शिकार बनने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारा अकेलापन दूर भाग गया है। आपसी सहयोग के कारण हमारा जीवन ज्यादा खुशहाल और रसपूर्ण हो गया है। सुबोधा जी का चेहरा जोश व उत्साह से चमक उठा था। आप सबको इतना खुश देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस कर रहा है। लेकिन क्या? अपने बेटे को यो झटके से चुप होता देख नीतू चिंतित नजर आने लगी। इस नेहा बेचारी का मायका और ससुराल तो अब ऊपर नीचे के घर में हो गए। ये ससुराल वालों से रूठकर अब कहाँ जाया करेगी? रणधीर के उस मजाक पर सब ने जोर से ठहाका लगाया तो नेहा ने शर्मा कर अपनी माँ व सास के पीछे खुद को छिपा लिया था। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल भी मिलता है। अगर हम बाबुल का पेड़ बोलेंगे तो कांटे भी हामी को चुभेंगे। इस प्रकार अगर हम किसी का घर तोड़ेंगे तो एक न एक दिन हमारे घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। किसी को भी माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि वह परिवार को जोड़ रखे। इसी में सबकी भलाई है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।